हेलो वंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग वांगजी को छोड़कर चला जाता है। वुयिंग के फेस पर जो लुक था वो वांगजी के दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वुयिंग ने अपने जाते ही तुरंत शॉ हुआ को वांगजी के पास भेज दिया था जिससे वो वांगजी का ख्याल रख सके। शाम के समय वेंचिंग भी वांगजी को विजिट करने के लिए आती है। उसके चेकअप के बाद वांगजी को इतना टेंशन में देखते हुए वो जाते जाते उससे कह देती है वो यहाँ ज़रूर आ जाएगा, इस बारे में टेंशन मत लो। जब तुम बेहोश थे तो वो बहुत ज़्यादा वरिड था। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन जितनी ज़्यादा परवाह वो तुम्हारी करता है उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे ज़्यादा देर तक दूर रह पाएगा। वेंचिंग के जाने के बाद वांगजी सो जाता है, पर उसे वुयिंग की आवाज़ अभी तक नहीं सुनाई दी थी। जब वो उठता है तो उसकी नज़रें वुयिंग को ही ढूंढ रही थीं, लेकिन उसके पास जो चेयर रखी हुई थी वो खाली थी और रूम में केवल शॉ हुआ ही थी। वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे अपने कहे पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। पर ऐसा क्यों हो रहा था? वो खुद तो यही चाहता था ना। ऐसा सोचकर वो फिर से सोने की कोशिश करता है। मॉर्निंग के वक्त उसने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था। शॉ हुआ उसे लंच करने के लिए फोर्स करती है। लंच करने के बाद एक बार फिर वो सोने की कोशिश करता है। सोते वक्त उसे वुयिंग का ही सपना आता है जिसमें वो वुयिंग को ढूंढ रहा था, उन 3 महीनों में जब वुयिंग गायब हो गया था। जब वो नींद से जागता है तो उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थीं। वो देखता है कि आधी रात का समय हो गया था। उसके बेड चैम्बर में लैंटर्न की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसके हाथ पर किसी का हाथ रखा हुआ था। जब वो दूसरी तरफ मुड़ता है तो उसकी सांसें एकदम जैसे रुक ही जाती हैं। वुयिंग वहीं फ्लोर पर बैठा बैठा सो गया था और उसने अपने हाथ से वांगजी का हाथ पकड़ लिया था। वांगजी को ये देखकर फिर से इतना रिग्रेट फील होता है कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो मन में सोचने लगता है वुयिंग सोते वक्त कितना इनोसेंट लगता है। वो तुरंत अपने दूसरे हाथ से वुयिंग को जगाने की कोशिश करता है और उससे कहता है वुयिंग उठो, तुम्हें बेड पर सो जाना चाहिए। वुयिंग अपनी आंखें खोलता है। वांगजी एक बार फिर रिपीट करता है बेड पर आकर सो जाओ। वुयिंग स्लोली उठता है और वांगजी के पास जाकर लेट जाता है। वांगजी तुरंत उसके नीचे पिलो एडजस्ट करता है और ब्लैंकेट को स्प्रेड करते हुए उसे भी उड़ा देता है। अब वो दोनों साथ में लेटे हुए थे। वुयिंग उससे आई कांटेक्ट अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वांगजी को बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो मन में सोचने लगता है वो मेरा हस्बैंड है और मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। सुबह जब वांगजी उठता है तो वुयिंग उसके पास ही सोया हुआ था। वांगजी को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। वांगजी वुयिंग को बस ऐसे ही देखता रहता है। जब वुयिंग की भी आंखें खुलती हैं तो वांगजी उससे कहता है वुयिंग, पर उससे पहले वुयिंग उससे पूछ लेता है तुम ठीक हो ना? वांगजी कहता है हाँ। वुयिंग कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें पानी चाहिए? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि रात के समय उसने डिनर स्किप कर दिया था और उसे सच में भूख लग रही थी। वुयिंग उससे कहता है कल रात तुमने अपनी मेडिसिन तो ली थी ना? जब मैं आया था तो तुम यहाँ सो रहे थे। वांगजी कहता है हाँ, मैंने आफ्टरनून में ले ली थी। वुयिंग उससे कहता है लंजा, ये गलत है, तुम्हें इस तरह अपनी मेडिसिन का टाइमिंग नहीं बदलना चाहिए। वांगजी वुयिंग के अडोरेबल फेस को देख रहा था और उसे अपने मन में बहुत खुशी हो रही थी। वो वुयिंग से कहता है आगे से याद रखूँगा। वुयिंग एक बार फिर मुँह बनाते हुए कहता है तुम बस ये अभी के लिए कह रहे हो, मुझे पता है तुम बाद में फिर से केयरलेस हो जाओगे। वांगजी कहता है नहीं, मैं नहीं हूँगा। वुयिंग उसके लिए पानी का गिलास लेकर आता है और उससे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूँगा? तुमने अपनी बॉडी की क्या हालत बना ली थी। वांगजी उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो। वुयिंग कहता है लंजा, तुम्हें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? बस आगे से ऐसी कोई भी हरकत मत करना, मुझे तुम्हारी परवाह होती है। वांगजी के चीक्स बुरी तरह ब्लश कर रहे थे और वो उससे हाँ कर देता है। अब उनके ब्रेकफास्ट करने का समय आता है। वांगजी वुयिंग को कहने की कोशिश करता है कि उसने कल भी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से खा लिया था, पर वुयिंग वहाँ से नहीं उठता और वांगजी को खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराता है। शाम के समय वुयिंग डिसाइड करता है कि वो वांगजी के बालों में ऑयलिंग करेगा। वो वांगजी से कहता है अपना रिबन निकालो लंजा, पर वांगजी उससे कहता है तुम खुद निकाल सकते हो। वुयिंग उससे नहीं पूछता कि सडनली वो उसे अपना रिबन क्यों टच करने दे रहा है, जबकि पास्ट में वांगजी ऐसा कभी नहीं करने देता था।
वो अपना हाथ वांग जी के नज़दीक लेकर जाता है और उसका फोरहेड रिबन निकाल देता है। वुयिंग अब धीरे धीरे उसके बालों में मसाज करने लगता है। वांग जी को काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। वुयिंग उससे कहता है, पूरे दिन लेटे लेटे तुम्हें बैक पेन भी होता होगा ना, मैं तुम्हारी नेक को भी बाद में मसाज कर दूंगा। वांग जी के ईयर सडनली रेड हो जाते हैं, पर वो वुयिंग से कहता है ठीक है। वुयिंग अब वांग जी से पूछता है, वेंजिंग मुझसे कह रही थी कि आयुन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। ग्रैनी वैन ने उन्हें बता दिया है कि तुम्हें चोट लगी है और तुम्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। उसे ज़रूर लग रहा होगा कि तुम्हें लास्ट विंटर की तरह कोल्ड हो गया है। अब वुयिंग वांग जी के बालों को कॉम्ब करने लगता है और उससे कहता है, वेंजिंग ने मुझे ये भी बताया कि और भी बाकी सारे वैन मेंबर्स और डिसिपल्स को तुम्हारी परवाह हो रही थी। वो लोग तुम्हें विजिट करना चाहते थे, पर मैंने कह दिया है कि जब तक तुम्हारी एनर्जी वापस नहीं आ जाती तुम्हें विजिट करने कोई नहीं आएगा। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग तुम उन्हें विजिट करने आने दे सकते हो। वुयिंग कहता है, उन सबको पता है कि तुम ठीक हो, वो इंतज़ार कर सकते हैं ना जब तक तुम और भी बेटर ना हो जाओ। रात के समय वुयिंग वांग जी को बेड पर ज्वाइन करता है। वुयिंग से पहले वांग जी सो जाता है। अब धीरे धीरे ये रूटीन बन गया था। डेली वुयिंग वांग जी का बहुत ख्याल रखता और रात के समय उसी के साथ सोता। 4 दिन बाद वांग जी को अपने भाई का एक लेटर रिसीव होता है जो शाओ हुआ ने उसे डिलीवर किया था। वांग जी ने काफ़ी समय से शिचैन के एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं दिया था। इस बार उसने सोच लिया था कि वो शिचैन के लेटर का रिप्लाई देगा। लेटर में लिखा हुआ था, वांग जी मुझे तुम्हारी बहुत परवाह हो रही है। 2 दिन पहले वेवुशियन क्लाउड रिसेस आया था और वो बहुत गुस्सा दिख रहा था। उससे बात करने पर मुझे पता चला कि तुमने उसे अपनी पनिशमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया है। वेवुशियन ने यहाँ आकर बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। सब कुछ ठीक है लेकिन अंकल उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मुझे तुम्हारी और भी ज़्यादा परवाह हो रही है वांग जी। ऐसा लग रहा है कि नाइटलेस सिटी के बाद से वुयिंग अभी भी अनस्टेबल है। प्लीज़ मुझे बताना कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। अगर उसी की वजह से तुम मेरे लेटर्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो मैं खुद वहाँ आ जाऊँगा। प्लीज़ इस लेटर का रिप्लाई ज़रूर करना, वरना मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। लेटर रीड करते ही वांग जी के चेहरे का कलर उड़ जाता है। वो वुयिंग की तरफ देखता है जो अपने वर्क में बिजी था। वुयिंग उससे पूछता है, क्या हुआ लंचा, क्या ये लेटर जेवुजुन का है? वांग जी उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। वुयिंग समझ जाता है और तुरंत खड़े होते हुए कहता है, वो सब डिज़र्व करते हैं लंचा, उन्होंने तुम्हें हर्ट किया था। वांग जी उससे कहता है, मैंने खुद अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट की थी वुयिंग। वुयिंग फिर उससे कहता है, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो वांग जी कहता है, मैंने रूल्स तोड़े थे। वुयिंग उससे गुस्से में मुड़ते हुए कहता है, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। वांग जी उससे कहता है, ठीक है, पर तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्लाउड रिसेस अब उसके ब्रदर का सेक्ट था और वांग जी नहीं चाहता था कि वुयिंग और उसके ब्रदर आमने सामने खड़े हो जाएं। वुयिंग उससे कहता है, ठीक है लंजा, मैं कुछ नहीं करूँगा। वांग जी उससे कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो। वुयिंग अपनी 3 फिंगर्स फोरहेड पे रखते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसी तरीके से अब 1 महीना बीत गया था। वुयिंग फ्लोर पर वांग जी के पास बैठा हुआ था। उसके फेस पर थोड़ा रिग्रेट था। वो वांग जी से कहता है, मुझे जाना होगा लंचा, कुछ सेक्ट ड्यूटीज़ हैं काफ़ी लंबे समय से जिन्हें मैं पोस्टपोन करता आ रहा था। वांग जी उससे कहता है, तुम चले जाओ। वांग जी को पता था कि 1 महीने से दिन रात वुयिंग सिर्फ उसी के साथ रह रहा है और उसका ख्याल रख रहा है, जबकि उसके ऊपर पूरे सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वांग जी यहाँ उसको सपोर्ट करने आया था, ना कि उसके ऊपर बर्डन बनने के लिए। इसलिए वो वुयिंग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। वो वुयिंग से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक रहूँगा। वुयिंग उससे कहता है, मैं सिर्फ कुछ समय के लिए ही जा रहा हूँ, मैं लंच तक वापस आ जाऊँगा। लंच अकेले मत करना वरना तुम्हें तकलीफ़ होगी, मैं तुम्हें आकर खिला दूँगा। वांग जी कहता है, अब पहले की तरह हर्ट नहीं होता वुयिंग। वुयिंग कहता है, हाँ लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए ना। वो अपनी स्लीव में से एक तलिस्मान निकालता है, वांग जी के पास रखते हुए कहता है, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो इस तलिस्मान को एक्टिवेट कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। वांग जी उससे कहता है, ठीक है, ज़्यादा काम मत करना और अपना ख्याल रखना। वुयिंग कहता है, तुम भी लंचा, शौ हुआ की मदद लेना और कुछ भी खुद से मत करना। ऐसा कहकर वुयिंग वहाँ से चला जाता है।
वुयिंग के एब्सेंस में काफ़ी सारे वैन मेंबर्स और काफ़ी उसके डिसिपल्स उसे देखने के लिए भी आते हैं। वांग जी को ऐसे बेड पर लेटा हुआ देखकर आयुन काफ़ी घबरा गया था, पर वांग जी उससे पूछता है, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ वो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना? और तुरंत ही आयुन का माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है और वो वांग जी से पूरे दिन बातें करने में लग जाता है। जब वुयिंग वापस आता है तो वो वांग जी को वैन मेंबर्स और बाकी सबसे बातें करते हुए देख रहा था। वुयिंग इस बार कन्वर्सेशन को ज्वाइन नहीं करता, बल्कि वहीं साइलेंट खड़ा रहता है और उनकी बातों को सुनता है, जो वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है। सबके जाने के बाद वांग जी उससे कहता है, वुयिंग तुम ठीक हो ना? वुयिंग अपनी वर्क में बिजी था और वो एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स लंचा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? काफ़ी सारी बातें थी जो वांग जी को बहुत कंफ्यूज कर रही थी। वुयिंग में आए हुए इस सडन चेंज के पीछे क्या रीज़न था? क्या उन 2 दिनों में वुयिंग के अंदर जो भी रिसेंटफुल एनर्जी थी वो क्लीन हो चुकी है और वो अपने सेंसेस में वापस आ गया है? यही सब सोचते हुए वांग जी वुयिंग से कहता है, जब तुम क्लाउड रिसेस गए थे तो क्या तुम कहीं और भी गए थे? वुयिंग उससे कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, गुसू में जाने पर वहाँ क्या क्या हुआ था वुयिंग? वुयिंग कहता है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता लंजा। वांग जी उसका इंतज़ार करता है, ये सोचकर कि शायद वुयिंग उसका आंसर करेगा, लेकिन वो सिंपली अपने फूड पर फोकस करता है। वो दोनों साथ में लंच करते हैं और वो दिन भी इसी तरह निकल जाता है। इसी तरह समय बीत जाता है। वांग जी अभी भी अपनी रिकवरी के साथ बिजी था और नाइटलेस सिटी में मिड ऑटम फेस्टिवल आ गया था। वांग जी का अपने मैरिटल होम में ये एक पहला मिड ऑटम सेलिब्रेशन होने वाला था। वो वुयिंग को काफ़ी बार कन्विंस करने की कोशिश करता है कि इस सेलिब्रेशन के लिए वो खुद ऑर्गेनाइज करना चाहता है, पर वुयिंग हर बार उसे मना कर देता है। वैसे तो वांग जी भी इस तरीके की फेस्टिवल एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट नहीं था, पर वो सैक लीडर का हस्बैंड होने के नाते कुछ करना चाहता था। पर वुयिंग उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि वांग जी की इंजरीज को 2 महीने से ज़्यादा बीत गया था, पर वुयिंग अभी भी उसे कुछ भी ऐसा नहीं करने देना चाहता था जिससे उसे थकान होने लगे। सैक लीडर होने के नाते वुयिंग को फेस्टिवल अटेंड करना था, पर वांग जी को अपनी रूम में ही रहना था। शाहुआ उसके पास आती है, उसे नाइटलेस सिटी की डेकोरेशंस के बारे में बताती है, उसे अच्छे से कपड़े पहनाती है और उसके बाल संवारती है। शाहुआ के जाने के बाद वांग जी अपने बेड चैम्बर में अकेला था और वुयिंग का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी ऑलरेडी गैस कर चुका था कि शिचेन ने उसके हस्बैंड को पनिशमेंट के पीछे का रीज़न बता दिया होगा। तभी अचानक उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। वांग जी जब देखता है तो वुयिंग वहाँ खड़ा था। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुयिंग कहता है, मैं और कहाँ जाऊँगा लंजा। वुयिंग के हाथ में गोल्डन ब्राउन मून केक्स थे। वांग जी कहता है, आज सेलिब्रेशन है ना, तुम्हें बैंक्वेट में होना चाहिए। वुयिंग कहता है, पर हम सेलिब्रेशन ज्वाइन नहीं कर सकते लंजा। वांग जी कहता है, मैं नहीं कर सकता, पर तुम तो कर सकते हो। वुयिंग कहता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूँ? जब तुम यहाँ हो तो मैं भी यहीं रहूँगा। वांग जी के ईयर्स सडनली रेड होने लगते हैं और वो वुयिंग से कहता है, तुम एक सैक लीडर हो। वुयिंग कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? एक सैक लीडर अपने हस्बैंड के बिना भी तो बैंक्वेट अटेंड नहीं कर सकता ना। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वो लोग सोचेंगे कि अपने हस्बैंड पर मुझे थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है। वुयिंग के मुंह से अपने लिए हस्बैंड सुनने पर वांग जी को एक वार्म फीलिंग होने लगती है। वुयिंग वांग जी के नज़दीक जाता है और उससे कहता है, मैं उन लोगों को कह चुका हूँ, वो हमारे लिए यहाँ 2 प्लेट सर्व कर देंगे। हम वेंचिंग की बकवास सुने बिना ही आराम से अपना फूड खाएंगे। वांग जी कहता है, लेकिन मैं वार्मिंग फूड नहीं खा सकता ना। वुयिंग कहता है, मुझे पता है लंजा, मैं नहीं भूला था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से फूड प्रिपेयर करने के लिए कहा है। वुयिंग उसे मून केक्स खाने के लिए देता है। वो दोनों साथ में मून केक्स खा रहे होते हैं। तभी वुयिंग एक मून केक को पिक करते हुए कहता है, तुम्हें रैबिट्स पसंद है ना लंजा? उस मून केक पर रैबिट्स का प्रिंट था। वांग जी कुछ जवाब तो नहीं देता, पर उसके ईयर्स अगेन बहुत रेड हो जाते हैं। वुयिंग कहता है, इसका मतलब तुम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हो? वांग जी वुयिंग की टीजिंग को इग्नोर ही करता है और अपने मून केक पर फोकस करता है। तभी वुयिंग कहता है, हम इस रूम से मून को भी नहीं देख पा रहे हैं लंजा, मुझे तुम्हें बेटर रूम्स में शिफ्ट करना चाहिए था। वैन रोहन का रूम तो बहुत गंदा है, क्या तुम वेन चाओ के रूम में रहना चाहोगे?
वांग जी कहता है नहीं, मैं यही ठीक हूँ। वहींग कहता है कोर्टयार्ड से मून हमें दिख सकेगा। वो तुरंत खड़ा होता है और वांग जी से कहता है मैं तुम्हें मून दिखाने के लिए ले चलता हूँ। वो वांग जी को उठने में मदद करता है, उसके हाथ को अपने शोल्डर्स पर रखते हुए कहता है पर एक शर्त है, तुम्हें मुझे बताना होगा अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो तो। मैं तुम्हें पुश नहीं करना चाहता। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है और उससे कहता है मैं भी तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। वहींग इस बात पर मुंह बनाते हुए कहता है क्या कहा तुमने? तुम कोई बर्डन नहीं हो लंजा, कभी भी नहीं हो। बल्कि तुम तो एक। इससे पहले कि वो कुछ कहता वो एकदम साइलेंट हो जाता है और अपने लिप्स को एकदम शट कर लेता है। वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि वहींग आगे क्या कहने वाला था। जब दोनों कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं, वहींग धीरे से वांग जी को सीढ़ियों पर बिठा देता है और उससे कहता है मैं मून केक्स लेकर आता हूँ। वो वापस आता है और वांग जी को बैठने में मदद करता है। वांग जी की बैक वहींग की चेस्ट पर टच हो रही थी और इसी पोजीशन में दोनों साथ में फुल मून देखते हैं जो बहुत ब्राइट था। कुछ टाइम बाद वहींग उससे पूछता है तुम्हें कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना? वांग जी कहता है हाँ। वहींग उसे कुछ मून केक्स देते हुए कहता है तुम ये वाले टेस्ट करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा स्वीट नहीं होंगे। वांग जी कहता है क्या तुमने ये खुद बनाए हैं? वहींग ऑकवर्डली उससे कहता है पूरी तरीके से तो मैंने ये नहीं बनाए लंजा, क्योंकि मैंने ग्रैनी की मदद ली थी और कुछ कुक्स की भी। हाँ पर थोड़ा सा पार्ट मैंने लिया है। वांग जी उससे कहता है पर क्यों? वहींग कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इन्हें अच्छे से खा सको और मुझे पता है तुम वार्मिंग फूड्स अभी नहीं खा सकते। वांग जी मन में सोचने लगता है वहींग अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है और वो उससे कहता है थैंक यू सो मच वहींग। वहींग कहता है तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो, ये बस मून केक्स ही तो हैं। वांग जी उससे कहता है मून केक के लिए नहीं, मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करने के लिए। वहींग कहता है तुम्हें मुझे इसके लिए थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं लंजा। वांग जी कहता है पर क्यों? वहींग कहता है क्योंकि मुझे यही करना चाहिए और इसके लिए मुझे थैंक्स की ज़रूरत नहीं। वांग जी कहता है पर मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। वहींग उससे कुछ नहीं कहता। वांग जी 2 बार वहींग को पुकारता है पर वहींग कहता है क्या हम प्लीज़ इस बारे में बात ना करें लंजा? वांग जी उससे कहता है ठीक है वहींग। वो अपनी आंखें बंद करता है और इसी तरह वही लेट जाता है। मिड ऑटम फेस्टिवल को अब 2 हफ्ता बीत चुका था। वांग जी को अब रात के समय सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। जैसे जैसे उसकी टायर्डनेस कम होने लगी थी वैसे वैसे उसके लिए सोना मुश्किल हुआ जा रहा था। रात भर वो करवटें लेता तो कभी अपनी बॉडी को रीअरेंज करता, पर फिर भी उसे सोते सोते बहुत समय लग जाता था। और एक रात जब वहींग ये रियलाइज़ करता है, वहींग अचानक से वांग जी के हेड को अपने चेस्ट पर रख लेता है और उसे अपने नज़दीक ले आता है। वांग जी को जब ये पता चलता है तो वो उससे कहता है वहींग उसे इग्नोर करता है। उसके हेड पर जेंटली अपना हाथ रखते हुए कहता है सो जाओ लंजा, ये हार्ड पिलो तुम्हारे नेक के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, तुम मेरे चेस्ट पर सिर रखकर सो सकते हो। वहींग की वार्म और सॉफ्ट बॉडी वांग जी को सच में बहुत कंफर्टेबल फील हो रही थी, पर फिर भी वो वहींग से कहता है अगर मैं रात भर ऐसे ही सोऊंगा तो तुम्हारी बॉडी नंब हो जाएगी। वहींग कहता है रिलैक्स लंजा, मैं उतना भी कमज़ोर नहीं जितना तुम समझते हो, इतना तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ही। और आखिरकार उस रात वांग जी इसी तरह सो जाता है। वहींग रात में ही उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथों को रैप कर लेता है। अब तो ये जैसे उन दोनों की आदत सी बन गई थी। हर रोज़ रात के वक्त वो इसी पोजीशन में सोते थे। वांग जी जब भी सुबह उठता तो वो वहींग के ऊपर ही होता था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ये क्यूट सा पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। अब इस फ़ैन फिक्शन में 4 चैप्टर्स रह गए हैं, फिर ये फ़ैन फिक्शन भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।